आपका इस क्लास में पुनः स्वागत है और स्वागत के साथ साथ आप सबको आशीर्वाद है। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग पहले पंचतंत्र की या अन्य कोई कहानी से अपनी क्लास को शुरू करते हैं और आज मैं फिर एक कहानी आपको बता रहा हूं। पंचतंत्र की कहानी है। उस पंचतंत्र की कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। कहानी ये है, एक मंथर नामक जुलाहा था। कौन था? जुलाहा था। वो जुलाहा जो है कपड़े बुनने का काम करता था। जो कपड़े बुनने का काम है जुलाहा करते थे, तो उसे कपड़े बुनने का काम था। जैसे जो कपड़े बुनने की उसके जो लकड़ी का सब सामान था वो टूट चुका था और उसका कपड़ा सही तरीके से बुन नहीं पा रहा था। तो उसने एक दिन सोचा कि क्यों ना मैं जाकर ऐसी लकड़ी काट लाऊं। उसे शीशम की लकड़ी की जरूरत थी, तो शीशम की लकड़ी काट लाऊं ताकि क्या कर सकूं, अपना जो जुलाहे का कार्य है, जो बुनने का कार्य है, वो ठीक तरीके से कर पाऊं। वो लकड़ी की तलाश में दिन भर भटकता रहा। अंत में समुद्र के किनारे एक घने जंगल में एक शीशम का पेड़ उसे दिखाई दिया। वह शीशम के पेड़ के पास पहुंचा और शीशम के पेड़ के पास पहुंचकर लकड़ी काटने लगा। जब शीशम के पेड़ के पास लकड़ी काटने लगा तो शीशम के पेड़ में एक देवता रहता था। कौन रहता था? एक देवता रहता था। देवता को लगा कि ये पेड़ काट देगा तो मेरा आवास मुझसे छिन जाएगा। आप ये तो जानते हैं ना कि चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हो और चाहे देवी देवता हो, अपना आवास तो सबको प्रिय होता है, अपना घर सबको प्रिय होता है। याद रखिए कि जो व्यक्ति झोपड़पट्टी में रहता है उसे झोपड़पट्टी भी प्रिय है। जो कच्चे मकान में रहता है उसे कच्चा मकान भी प्रिय होता है। जो बड़े मकानों में रहता है वो उसे प्रिय होता है। जो महलों में रहता है वो उसे प्रिय होता है। याद रखिए कि झोपड़पट्टी में रहने वाला व्यक्ति भी अपने उस झोपड़पट्टी से उतना ही प्रेम करता है, उतना ही उसे प्रिय रहती है जितना किसी बड़े कोठी वाले महाशय को अपना घर प्रिय होता है। हर किसी को अपना घर प्रिय होता है। और यही जो है पशु पक्षियों के बीच है। पशु पक्षी जहां आश्रय लेते हैं, जिन वृक्षों में, जिन डालियों में, या कभी कभी कुछ पक्षी घरों में भी आश्रय लेने लगते हैं, तो वो भी उनको क्या होते हैं? प्रिय होते हैं। इसलिए बेटा, जब आप कभी अधिकारी बनना और आपके हाथ में पावर आए, आपके हाथ में शक्ति आए, तो किसी के घर उजाड़ने पर विश्वास न करना, उसका घर आबाद करने पर विश्वास करना। घर को क्या करना है? हाँ, गलत चीज है, गलत है, कोई गलत तरीके से बना है तो आप अधिकारों का प्रयोग करेंगे, लेकिन अगर उसने सही तरीके से बना रखा है तो उसको उजाड़ने का काम न करें। ठीक है ना? तो वो उस वृक्ष में जो देवता रहता था उसको लगा कि अरे पेड़ कट जाएगा, इतनी अच्छी जगह में रह रहा हूं, बढ़िया ठंडी हवाएं आती हैं, इस समय गर्मी है, हमें कैसी जरूरत है ठंडी हवाओं की? हाँ, वो चिड़िया वहां बाहर वो भी देख रही हैं, उनका भी कहीं आवास, उसी आवास की तो बात कर रहा हूं। हाँ, वो उनका भी घर है वहां पे, वो रहती हैं वहां पे। और ये जानते हैं, ये आप लोगों को रोज आके देखती भी हैं, आप सबको देखती हैं। वो आज उन्होंने बता दिया कि हम लोग यहाँ बैठे यहाँ हैं, वहीं से देखती रहती हैं कि कैसे बच्चे पढ़ रहे हैं, वो भी बड़ी खुश होती हैं। हाँ, ये दृष्टि है, उनको अपने साथ जोड़िए तो आपको देखिए मन में कितनी सकारात्मक भाव आपके आएंगे कि वो भी आपको देखने आ रही हैं और आ भी रही हैं देखने। वो आखिर क्यों इसी समय आती हैं जिस समय आप यहाँ पढ़ रहे थे? तो उनको अच्छा लगता है आपको देखना। इसका मतलब है कि आप पावनी बहुत अच्छे हैं। क्या है? अभी तो आपको चिड़ियां तक देखने आ रही हैं। खैर, अब उसका आवास उजाड़ा जा रहा था देवता का, तो देवता का आवास उजाड़ा जा रहा था। उसने मना किया, उसने कहा कि भाई इस पेड़ को मत काटो, मैं इसमें रहता हूं
तो बोले मैं कैसे न काटूं, मेरा रोजी रोटी का प्रश्न है, मेरा परिवार भूखों मर रहा है, मैं इसको नहीं तो काटूंगा तो मैं अपने यंत्र नहीं बना पाऊंगा, और यंत्र नहीं बना पाऊंगा तो मैं अपना कपड़ा नहीं बन पाऊंगा, कपड़ा नहीं बन पाऊंगा तो अपने परिवार का गुजर बसर कैसे करूंगा। तो उसने कहा चलो एक काम करते, मेरे पास शक्ति है, मैं तुम्हें इस पेड़ को काटने के बदले एक वरदान दे रहा हूं, तो पेड़ मत काटो और मुझसे कोई वरदान मांग लो। तो जुलाहा कहता, मंथर नामक जुलाहा कहता है कि अरे इसके लिए तो मुझे अपने घर जाकर अपनी पत्नी से पूछना पड़ेगा। जब मेरी पत्नी मुझे बता देगी कि मुझे क्या चाहिए तो मैं आपसे मांग लूंगा, तब तक मैं लौट कर आता हूं। तो बोले हाँ ठीक है, घर जाऊं, पत्नी से पूछ कर आऊं। जब वो जा रहा था तो रास्ते में उसका एक मित्र मिला, परिचित मिला, और वह अपने परिचित से बात नहीं छुपा पाया और तुरंत उसने परिचित से कहा कि देखो ऐसा ऐसा है, एक पेड़ ने मुझे वरदान दिया है, एक देवता मुझे वरदान दे रहा है कि इस पेड़ को मत काटो और इसके बदले तुम जो चाहो वो मुझसे मांग लो। तो उस मित्र ने उसको सलाह दी कि एक काम करो ना, छोटी मोटी चीज को मांग रहे हो, राज्य मांग लो कि मैं क्या बन जाऊं, राजा बन जाऊं, और राजा बनोगे तो राज्य करोगे और मुझे भी अपना प्रधानमंत्री बना लेना, मुझे भी क्या बना देना, प्रधानमंत्री बना लेना। बोले हाँ कह तो ठीक रहे हो, लेकिन मुझे इस संबंध में अपनी पत्नी से भी जाकर सलाह लेनी। तो वो वहां से आगे घर गया, पत्नी से जाके कहा, और पत्नी से उसने जाके बताया कि देवता ने कहा है कोई वरदान मांग लो, और मुझे मेरे मित्र ने सलाह दी है कि राज्य मांग लो। तो पत्नी कहती है क्या राज्य के झंझट में फंसते हो तुम, राजकाज कोई आसान काम थोड़ी है, राजकाज में बड़ी समस्याएं आती हैं, पूरे दिन उलझे रहना पड़ता है, और राजकाज में कोई किसी को महत्व तक नहीं देता, भाई भाई तक का कष्ट कर देता है। राजकाज में तो जो है हिंसा है, एक दूसरे के ऊपर विश्वासघात है, अविश्वास, इस तरीके से बातें किसने की, पत्नी ने की। फिर आगे कहती है कि अरे राज के कारण ही श्री राम का वनवास हुआ, राज के कारण ही कौरव पांडवों का युद्ध हुआ, तो हमें राजकाज से क्या लेना देना। अरे कहां पड़े हो, एक काम करो कि अभी जितना काम तुम करते हो उससे दुगना अगर काम करने लगेंगे तो हमारी आमदनी ज्यादा बढ़ जाएगी, और हमारी आमदनी बढ़ जाएगी तो हमारे पास रोजगार के और अच्छे साधन हो जाएंगे। तो तुम एक काम करो ना, राज छोड़ो, ये राज अपने लिए ठीक नहीं है, राज आज नहीं करनी, राजा सब अच्छी बात नहीं है राजकाज। तो बोले क्या मांगो, तो अभी तक तुम्हारे 2 हाथ हैं, क्या है, 2 हाथ हैं, तो 2 हाथ के बदले 4 हाथ मांग लो। क्या मांग लो, तो 2 और हाथ मांग लो। तो जब 2 हाथ की जगह 4 हाथ होंगे तो ज्यादा काम कर पाओगे। और दूसरा, एक सिर है, एक सिर से सोचते हो, दूसरा सिर भी मांग लो। तो क्या मांग लो, जाके 2 सिर मांग लो और 2 हाथ मांग लो, मतलब 2 सिर हो जाएंगे और 4 हाथ हो जाएंगे। और जब 2 सिर हो जाएंगे, 4 हाथ हो जाएंगे तो ज्यादा सोचोगे, ज्यादा करोगे, ज्यादा आमदनी आएगी और बढ़िया फिर अपना परिवार अच्छे से चलेगा। समझ में आई? पत्नी ने क्या सलाह दी कि राजा न बनो, क्या करो, 2 सिर मांगो और 2 हाथ और मांग लो। वो गया और कहा ठीक है मैं नहीं काटता हूं, एक काम करो, मेरे 2 सिर कर दो और 4 हाथ कर दो, 2 की जगह 4 हाथ कर दो। देवता ने कहा तथास्तु, ठीक है, तुम्हारे कितने हाथ हो गए, 4 हाथ हो गए, अब 2 सिर हो गए। अब बताइए वो आदमी कैसा दिखता होगा, किसी आदमी के 2 सिर हो जाए, 4 हाथ हो जाए तो कैसा लगेगा। तो वो जो है अपने घर आया, नगर आया, जहां रहता था उधर आया, और रास्ते में लोगों ने देखा कि अरे कोई राक्षस घुसाया। क्या घुसाया, राक्षस घुसा। उसे लोगों ने क्या समझ लिया, राक्षस समझ लिया। और जब राक्षस समझ लिया तो उसकी लाठी से क्या करी, पिटाई कर दी।
और लाठी से पिटाई कर दी, वहीं धराशायी कर दिया, उसका अंत हो गया। उस मंथर जुलाहे का क्या हो गया? अंत हो गया। अब बताइए हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि अगर हमारे पास कोई अवसर आता है तो उस अवसर का हम सदुपयोग करें, हम उसे सही तरीके से उसका क्या करें? उपयोग करें। उसके मित्र ने कितनी अच्छी सलाह दी थी, क्या बन जाओ? राजा बन जाओ। तो राजा बनने की सलाह नहीं मानी, उसको क्या सूझा कि उसे 2 सिर और 4 हाथ। तो अवसर अगर मिलता है तो उसका हम क्या करें? सदुपयोग करें। और दूसरा कोई हमें सलाह दे रहा है तो उस सलाह को स्वीकार करने के पहले अपने मस्तिष्क का भी तो प्रयोग करें कि आखिर 4 हाथ से और 2 सिर से क्या होगा। ठीक है, तो किसी की सलाह हमें जो का तो नहीं मानना। अगर सलाह में कोई सही है तभी हम उसको माने, सलाह पर भी विश्लेषण करें, सलाह के बारे में सोचें। तो ये सीख हमें मिलती है किससे? पंचतंत्र की इस मंथर नामक जुलाहे की कहानी से। ये जैसे आपके पास अच्छे अवसर मिलेंगे, उन अवसरों की आप उन अवसरों का उपयोग करिए, उन अवसरों को पकड़िए, उसके अनुसार आप आगे बढ़िए। जैसे इस समय पर आपके पास बहुत अच्छा अवसर है। क्या आपके पास इस समय अच्छा अवसर है? आपका घर, आपका परिवार, आपके माता पिता, आपके गार्जियन आपको पढ़ाई के लिए प्रेरित कर रहे हैं, आपके लिए वो सब साधन उपलब्ध कर रहे हैं जिससे आप अपने उज्जवल भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। आप इस समय बुरी आदतों से बच सकते हैं, बुरे लोगों से बच सकते हैं, दुर्व्यसनों से बच सकते हैं, पढ़ाई में मन लगा सकते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। ये बहुत अच्छी अवसर है ना आपको। और ये क्लास भी आपको एक अवसर के रूप में मिली है, इसको भी समझिए कि ये भी क्या है? एक अवसर है। और जो रोज कहानियां आपको बताई जा रही हैं वो भी एक अवसर है। उन कहानियों से हमें धीरे धीरे कुछ ना कुछ क्या करना है? सीखना है। ठीक है ना? और मंथर ने क्या किया? मंथर ने अवसर का उपयोग नहीं किया, बल्कि अवसर का क्या कर डाला? उसने दुरुपयोग कर डाला। और परिणाम हुआ जो आदमी था वो राक्षस बन गया और अंततः उसका अंत भी हो गया। चलिए अब आते हैं अपने मेन विषय पर। अपना मुख्य विषय ये है कि हम यूपीएससी की तैयारी कैसे करें। क्या यूपीएससी की तैयारी कैसे करें? तो सबसे पहले यूपीएससी या पीएससी, ये अन्य हम किसी भी जॉब में जाना चाहते हैं, उसकी तैयारी हमें कैसे करना है। इसके लिए क्या जरूरी है कि सबसे पहले आप अपना लक्ष्य निर्धारित करिए। यूपीएससी में जाना है, पीएससी में जाना है, सेना में जाना है, अन्य किसी सर्विस में जाना है, प्रोफेसर बनना है, इंजीनियर बनना है, जो भी बनना है, आप अपना क्या करिए? लक्ष्य तय करिए। जैसे आप में से अधिकांश लोगों ने कहा हमें पीएससी या यूपीएससी की ओर जाना है, बिल्कुल सही है, आपने लक्ष्य निर्धारित कर लिया। अब आपको उसके बारे में समझना है। किसके बारे में समझना है? यूपीएससी के बारे में समझना है। उसकी परीक्षा पद्धति क्या है, परीक्षा सिस्टम क्या है, कैसे हम वहां तक पहुंचे। तो इसके लिए मैं बता चुका हूं आपको कि यूपीएससी या पीएससी के लिए आपको 3 परीक्षाएं पास करनी पड़ेंगी। पहली परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा है, दूसरी परीक्षा मुख्य परीक्षा है, तीसरी परीक्षा साक्षात्कार है, जैसे हम पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं। साक्षात्कार में जब सफल हो जाएंगे तो सफल छात्रों की सूची संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग, स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के पास भेजती है। गवर्नमेंट फिर क्या करती है? हाँ, जिस व्यक्ति का सिलेक्शन हो जाता है उसकी सीधी सूचना संघ लोक सेवा आयोग से या लोक सेवा आयोग से आती है। अगर आपने पीएससी दी और अगर आपने यूपीएससी में सेलेक्ट किए तो सिलेक्शन की सूचना आपको कहां से मिल जाएगी? संघ लोक सेवा आयोग से मिल जाएगी।
संघ लोक सेवा आयोग, बेटा सुनो, संघ लोक सेवा आयोग वो सूचना कहां भेजेगी? आपके पास, और वो सूचना सरकार के पास ही भेजेगी कि हमने इन व्यक्तियों को चयनित किया है। अब सरकार उसके अनुसार अपनी नियुक्तियां करेगी, उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करेगी और ट्रेनिंग के बाद आपकी फिर पोस्टिंग करेगी। ठीक है, प्रारंभ में पोस्टिंग आपकी परीक्षा की प्रोबेशन पीरियड रहता है, प्रोबेशन खत्म होने के बाद आपको फुल पावर मिलता है, और जब फुल पावर मिलता है तो उसका आप उपयोग करते हो, लेकिन उसका उपयोग ही करना है। अवसर मिलेगा तो उसका क्या करेंगे? उपयोग करेंगे, उसका क्या नहीं करेंगे? दुरुपयोग नहीं करेंगे। मंथर की कहानी हमेशा क्या रहे? याद रहे कि अगर हमारे पास पावर आ गया, हमारे पास सत्ता आ गई, हमारे पास पद आ गया, तो हम उसका क्या करें? उपयोग करें। तो आपको जिस भी क्षेत्र में जाना है, मान लीजिए यूपीएससी में जाना है, तो उसकी आप, या पीएससी में जाना है तो उसकी आप पूरी की पूरी प्रक्रिया समझिए। परीक्षा कब होती है, कैसे होती है, कौन कौन से पेपर होते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये सब आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, जो काम हमें करना है बेटा, जो काम हमें करना है, जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना है, उसकी समझ तो हमें होनी चाहिए ना। अगर हमें वो रास्ता ही नहीं पता तो हम चौराहे में खड़े हो जाते हैं, और जब चौराहे में खड़े हो जाते हैं तो कल जो पंचपन की मैंने कहानी बताई थी कि हम कुछ भी किसी भी रास्ते पे चल देते हैं। आपने लक्ष्य तय कर लिया, अब आपको तय कर रहे हैं कि जो लक्ष्य आपका है वो है क्या, उसके लिए क्या क्या करना होगा, किस रास्ते से आपको बढ़ना होगा, कैसी तैयारी करनी होगी, कैसी परीक्षा करनी पड़ेगी। इसके बाद आप देखिए सिलेबस पर आइए। आप जानते हैं कि जो ही परीक्षा देंगे उसका अपना सिलेबस होगा, उसका अपना पाठ्यक्रम होगा। वो सिलेबस बाजार में उपलब्ध है, वो सिलेबस नेट में उपलब्ध है, वो सिलेबस आपको जब विज्ञापन निकलता है, संघ लोक सेवा आयोग विज्ञापन निकालता है या लोक सेवा आयोग अपना विज्ञापन निकालता है, तो अपने विज्ञापन के साथ पूरा का पूरा सिलेबस भी देता है, परीक्षा की प्रक्रिया देता है, और परीक्षा की प्रक्रिया देने के साथ साथ क्या देता है? वो पूरा सिलेबस देता है। अब आपने सिलेबस देख लिया, पूरा पाठ्यक्रम देख लिया। अब पूरा पाठ्यक्रम जब आपने देख लिया तो पूरा पाठ्यक्रम देखने के बाद, समझने के बाद, अब उसको पाठ्यक्रम से संबंधित जो सामग्री है बेटा, वो आपको इकट्ठी करनी है। मतलब रॉ मटेरियल इकट्ठा करना है, डाटा इकट्ठा करना है। डाटा किसका? डाटा सिलेबस का, A to Z, ऊपर से लेकर नीचे तक। प्री का क्या सिलेबस है, मेंस का क्या सिलेबस है। हाँ, साक्षात्कार का कोई अलग से सिलेबस नहीं है। और साक्षात्कार का सिलेबस क्यों नहीं है बेटा? सुनो, साक्षात्कार का सिलेबस क्यों नहीं है? क्योंकि साक्षात्कार पर्सनालिटी टेस्ट है, और पर्सनालिटी में सब कुछ शामिल होता है। ठीक है ना? तो आपने सिलेबस को इकट्ठा कर लिया। जब पूरा सिलेबस आपके पास आ गया तो आप सिलेबस को एक बार पलट कर देखिए कि कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो आपको तत्काल समझ में आ रहे हैं, कौन से ऐसे चैप्टर हैं जो आपको तत्काल समझ में नहीं आ रहे। जो समझ में आ रहे हैं उनको भी पढ़ना है, जो समझ में नहीं आ रहे हैं उनको भी देखना है, उनको पर ज्यादा फोकस करना है। अब आपको अपनी योजना बनानी है। आपने लक्ष्य तय कर लिया, परीक्षा प्रक्रिया समझ ली, आपने सिलेबस इकट्ठा कर लिया। अब आपको सिलेबस इकट्ठा करने के बाद अब उसके साथ आगे बढ़ना है। तो क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आप देखें, पुराने पेपर देखें, पिछले कम से कम 10 साल के पुराने पेपर पलट कर देखें कि जो हमारा सिलेबस है, इस सिलेबस से क्वेश्चन कैसे आते हैं। प्रारंभिक परीक्षा के क्वेश्चन कैसे आते हैं, मुख्य परीक्षा के क्वेश्चन कैसे आते हैं, फिर साक्षात्कार में भी कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आप क्या करें, पेपर देखें। पेपर में आपको पुराने प्रारंभिक परीक्षा के भी मिल जाएंगे
मुख्य परीक्षा के मिल जाएंगे। और जहां तक साक्षात्कार में है कि साक्षात्कार में कैसे प्रश्न होते हैं, तो जो बच्चे सेलेक्ट हो जाते हैं, जिन बच्चों का सिलेक्शन चयन हो जाता है, उन बच्चों के साक्षात्कार विभिन्न अखबार, विभिन्न पत्रिकाएं प्रकाशित करती हैं। जैसे मान लीजिए आपका सिलेक्शन किसी में हो गया, तो हजारों लोग क्या जाएंगे, आपका साक्षात्कार लेने आ जाएंगे। आजकल जो टॉपर हैं या पीएससी में या यूपीएससी में जिनको सिलेक्शन हुआ है, याद रखिए कि आजकल उनको फुर्सत नहीं है, रोज ही कोई ना कोई उनके पास साक्षात्कार लेने के लिए जा रहे हैं। तो आपको उनके साक्षात्कार पढ़ने को मिल जाएंगे। तो जब आप पुराने पेपर देख लोगे, प्री के देख लोगे, मेंस के देख लोगे और साक्षात्कार देख लोगे, आपको लगेगा कि ये चीज हमारे पहुंच के भीतर है। एक हमारे पहुंच के भीतर, ऐसा नहीं है कि ये ऐसी चोटी नहीं है जिसको हम चढ़ ना पाए। और चढ़ने वाले तो एवरेस्ट भी चढ़ रहे हैं और लगातार चढ़ भी जाते हैं। यहां तक कि दिव्यांग व्यक्ति भी एवरेस्ट चढ़ जाते हैं। ठीक है ना? बस आपका आत्मविश्वास, आपकी योजना, आपकी मेहनत, ये महत्वपूर्ण है। तो आपने पुराने पेपर देख लिए, आपको पता चल गया किस तरह से क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, ये कर लिया। इसके बाद फिर आपको पाठ्यक्रम को, पूरा पाठ्यक्रम पढ़ना है, समझना है, लिखना है। पढ़ना है, समझना है, लिखना है। और किसी कोचिंग को अगर ज्वाइन कर रहे हैं आप, तो पहले उसे सुनना है। क्या करना? सुनना है, सुनने के बाद उसे लिखना है, लिखने के बाद उसे समझना है। क्या करना है? समझना है। पहले आपने सुन लिया, फिर लिख लिया, लिखने के बाद समझ लिया, और समझने के बाद फिर जो आपने लिखा है उसको फिर क्या करना है? फिर पढ़ना है। फिर आपको मतलब रिपीटिशन आप उसका करते रहना है। और जो चीज समझ में नहीं आती उस पोर्शन पर ज्यादा ध्यान देना है। अगर आप कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन कर रहे हैं तो भीड़ का हिस्सा मत बनिएगा। कोचिंग क्लास ऐसी ही अटेंड करिए जो कोचिंग बहुत ज्यादा भीड़ ना हो, और कोचिंग संस्थानों में जो टीचर अनुभवी हों, और अनुभवी होने के साथ साथ हर छात्र के प्रश्नों का उत्तर दे सकें। ये बहुत जरूरी है। अगर भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, 400, 600, 800, 1000, 2000 बच्चों की क्लास के बीच में आप बैठते हैं, तो निश्चित रूप से टीचर के पास भी समस्या है। वो टीचर हर बच्चे पर ध्यान नहीं दे पाता। और इसमें कोई संदेह नहीं कि कोई टीचर कितना भी पढ़ा दे, विद्यार्थियों के कुछ डाउट्स तो रह ही जाते हैं, और डाउट्स को क्लियर करना आपका काम है। उसमें कोई संकोच नहीं करना चाहिए। मान लीजिए मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मैं तो खैर मोटिवेशनल क्लास में एक उदाहरण दे रहा हूं, और आपके मन में कोई प्रश्न उठता है, तो आपका धर्म क्या है बेटा? किससे पूछे? मुझसे पूछे, टीचर से पूछे, मतलब टीचर से पूछे। और जितना आप पूछेंगे उतना ही ज्यादा अच्छे से जान पाएंगे। मन में प्रश्न रखने से बहुत अच्छा है कि आप क्या करो, उस प्रश्न को पूछो। इतना ही तो करना है, प्रश्न को पूछो। ठीक है? और पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखो। ये नहीं कि 4 दिन जोश आया, पढ़ लिया, और 4 दिन के लिए फिर किताबें बंद करके रख दी। ऐसा नहीं, आपको निरंतर पढ़ाई में लगना पड़ेगा। आलस्य, प्रमाद, तंद्रा से दूर रहना पड़ेगा। अच्छा भोजन करना पड़ेगा जो शरीर को बल प्रदान करे, शरीर को तेज प्रदान करे, क्योंकि शरीर ही है, हाँ आरोस, ये शरीर ही है जो हमें क्या करता है, हर चीज देता है आगे के लिए बढ़ने के लिए। जो भी ताकत है किससे मिलती है? शरीर से। जो हम प्राप्त करते हैं शरीर के माध्यम से ही प्राप्त करते हैं। तो हम शरीर को स्वस्थ रखने पर भी क्या दें? ध्यान दें। अच्छा खाना खाएं, समय पर सोएं, समय पर जागें,
और ऐसे व्यक्तियों से दूर रहें बेटा हमेशा, जो आपको नकारात्मक सलाह देते हैं और आपके सामने नकारात्मकता पैदा करते हैं। अरे कहाँ यूपीएससी में पढ़े हो, 10 लाख लड़के ये हो रहे हैं, क्या बात कर रहे हो यार। बस वहीं आपके अंदर नकारात्मक चीजें आने लगी। ऐसा कोई कहता तो कहिए भैया नमस्ते, आपका रास्ता अलग है, हमारा रास्ता अलग है। हाँ चलिए, बहुत अच्छा, अच्छी बात है, बहुत अच्छा करती हैं आप, इसमें कोई संदेह नहीं, बहुत अच्छा करती बेटा। तो क्या करें, नकारात्मक व्यक्तियों से, नकारात्मक सोच वाले लोगों से क्या करें, दूर रहें और ऐसे विचार आप अपने मन में लाएं ना। हाँ, एक चीज याद रखिए कि जब आप इस तरह की कोई तैयारी कर रहे हैं तो आप उन व्यक्तियों को याद करें जो इसमें सफल हुए हैं। आप उनको बिल्कुल याद ना करें जो असफल हुए हैं। और अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको आगे बढ़ने में क्या मिलती है, मदद मिलती है। अभी मैं 3-4 दिन पहले मेरे घर में जो यूपीएससी पीएससी का मटेरियल पड़ा था, पुराना पड़ा था, जब आप लोगों के पापा लोग तैयारी कर रहे थे तब भी मटेरियल मेरे पास पड़ा है। मैं टेस्ट कैसे लेता था, टेस्ट के क्वेश्चन पेपर कैसे होते थे, ये सब मैं एक दिन देख रहा था। पुरानी अलमारी से मैंने निकाला, खोजा सब, तो मुझे एक कॉपी मिली जो काफी जर्जर हो चुकी है, लगभग जो है 24-25 साल पहले की बात, 26 साल पहले की बात है वो कॉपी। उस कॉपी में मेरे छोटे भाई जो इस समय सागर में नगर निगम कमिश्नर हैं, आईएएस हैं, सागर नगर निगम कमिश्नर हैं, उनका नाम लिखा था। एक हिस्ट्री की कॉपी है, उसमें नाम लिखा चंद्रशेखर शुक्ल, एमए इतिहास। और जानते हैं उसमें जिस समय पढ़ रहा था, एमए कर रहा था, उस समय अपने नाम के नीचे लिख दिया आईएएस। ये मैंने काफी पहले नहीं देखी थी इसकी, मैं तैयारी करवाता रहा, क्वेश्चन लिखवाता रहा, मैं काफी, मैंने वो पेज नहीं देखा, इतना ऊपर लिखा है, नीचे लिखा, क्या लिखा, आईएएस। मतलब दिमाग में बैठा लिया था क्या बनेगा वो, आईएएस बनेगा। ठीक है, तो कल जैसे आपको बताया जा रहा था कि आप लिख लीजिए, आप अपनी कॉपी में भी लिख लीजिए। किसमें, जो आपकी कॉपी है, जिस कॉपी में आपको लिखना है, क्वेश्चन लिखना है, डायरी है, उस डायरी में अभी से अपने नाम के साथ क्या लिख लीजिए, जो आपको बनना है, जो आपको क्या करना है, बनना है। रोज पलटेंगे, रोज ये चीज आपको याद आएगी। मैंने ये चीज मैंने जो है, ये कॉपी मैंने परसों के दिन पीएससी के जो मेरे विद्यार्थी 8 बजे से आते हैं, यूपीएससी के जो विद्यार्थी 8 बजे से पढ़ने आते हैं, मालूम ना 8 बजे से मेरी वो भी क्लास चलती है यूपीएससी वाली, तो उनको मैंने वो रजिस्टर दिखाया और जानबूझ कर रजिस्टर दिखाया कि देखो ये होता है, कि उस समय उसने लिखा था। और जब लिखा था तो मतलब उनमें कहीं ना कहीं था। ये चीज सकारात्मक चीजें हैं, क्या है, आपके अंदर सकारात्मकता पैदा करती हैं, आप और ज्यादा उत्साहित होते हैं। कुछ पूछना है, बोलें। उनका आईएएस अवार्ड हुआ और आईएएस अवार्ड होने के बाद उनकी जो फर्स्ट पोस्टिंग सागर में हुई, सागर में नगर निगम कमिश्नर हैं। क्या है वो, नगर निगम कमिश्नर हैं। और नगर निगम कमिश्नर, अभी जो नगर पालिका, नगर निगमों के चुनाव हो रहे हैं, ठीक है, जो जब नगर निगम चुनकर आएंगे तो वो उसके अधिकारी होंगे। मेयर अलग होते हैं लेकिन प्रशासनिक अधिकारी होंगे। प्रशासनिक अधिकारी में बहुत पावर होते हैं, उनके पास भी बहुत पावर होते हैं, बहुत काम करने को होता है। किसी भी नगर की कायाकल्प को बदलने का काम नगर निगम कमिश्नर अपने टीम के साथ करते हैं, ठीक है ना। तो मैं आपसे केवल ये बता रहा हूं कि आपको जिस लक्ष्य को आपको पाना है,
उस पर विश्वास करना पड़ेगा कि हाँ, हम इस लक्ष्य को पाएंगे। और आप अभी से लिख दीजिए, उस जगह लिख दीजिए, अपनी डायरी में लिख दीजिए। और हो सकता है कल की तारीख में जब आपका सिलेक्शन हो जाए और आपकी डायरी आपके बच्चे देखें, आपकी डायरी अन्य कोई देखे, कोई ऐसे दिखाए कि देखो ये लिखा था, ये हो गए। जैसा हम सोचने लगते हैं वैसा हमारे साथ होने लगता है। तो हमें क्या करना है, इस तरह से भी हमें सकारात्मक चीजें अपने जीवन में करनी है। अब इसके बाद जो आप पढ़ रहे हैं, याद रखिए सब कुछ खेल है। किसका? मालूम है सब कुछ खेल किसका है? लिखने का है। प्री टेस्ट में आप निकल गए, मेंस में आपको लिखना पड़ेगा, चाहे वह प्रारंभिक, चाहे वह पीएससी का हो, पीएससी का हो, चाहे यूपीएससी का हो, वो आपको क्या करना पड़ेगा? लिखना पड़ेगा। उत्तर लगभग सभी लिखते हैं, लेकिन उत्तर लिखने का तरीका किसका अच्छा है, ये आपको देखना। लिखकर अभ्यास करना पड़ेगा। 20 शब्दों में कैसे लिखें, 50 शब्दों में कैसे लिखें, 150 शब्दों में कैसे लिखें, 200 शब्दों में कैसे लिखें। और इसके लिए पुराने मेंस पेपर देखने पड़ेंगे, मेंस के पेपर देखने पड़ेंगे। आप लिख कर क्या करते जाइए, क्वेश्चन बना के अभ्यास करते जाइए। कठिन नहीं है, कोई चीज आप कितना अच्छा लिखते हैं आप पर निर्भर करता है और उसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। तो उसको लिख कर भी आप क्या करें, देखें। फिर पाठ्यक्रम के उस भाग पर आपको क्या करना है, पाठ्यक्रम के उस भाग पर आपको ज्यादा ध्यान देना है जो पाठ्यक्रम आपको लगता है कि थोड़ा समझ में कम आ रहा है। जो चीज आ रही है वो तो ठीक है, लेकिन जो, और मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि कोई भी पाठ्यक्रम का पाठ ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आए, बशर्ते बस उसके लिए थोड़ा देखना पड़ेगा, संबंधित व्यक्तियों से पूछना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसका मैटर और देखना पड़ेगा। और मैं कहूंगा कि आप जिनसे भी जो चीज पढ़ते हैं उनसे कहिए कि वो सरल तरीके से आपको बताएं। 2 तरह के लोग होते हैं आपको पढ़ाने वाले, जो किसी भी चीज को बड़ा जटिल करके बताते हैं। और जटिल करके जो बताते हैं, जानते हैं क्यों बताते हैं? मैं बिल्कुल साफ कह रहा हूं, जटिल करके इसलिए बताते हैं क्योंकि उस चीज को उन्हें खुद समझ नहीं होती तो उलझा देते हैं पूरा। क्या करते हैं? कोई चीज क्लियर नहीं करते। आपके जीवन में बहुत से टीचर ऐसे आते होंगे जिनसे आप पूछते होंगे, वो बहुत साफ आपको नहीं बताते होंगे। क्यों? क्योंकि उनको खुद उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। इसलिए जरूरी है कि टीचर जो आपको पढ़ा रहे हैं वो ऐसा पढ़ा रहे हैं कि वो चीज आपको क्या करें, सरल तरीके से समझा सकें। कठिन से कठिन चीज को भी सरल से सरल तरीके से समझाया जा सकता है। और अगर कोई टीचर ऐसा करता है, यही उसकी क्या होती है, सफलता होती है। मैं अपने इतने लंबे अनुभव के आधार पर अपने उन विद्यार्थियों से जो टीचर हैं उनसे हमेशा कहता रहता हूं कि अपने विद्यार्थियों को आप सरल से सरल तरीके से चीजों को समझाने की कोशिश करिए, समझाइए। ठीक है ना? तो आप पाठ्यक्रम के उस भाग पर अधिक ध्यान दें जहां आप अपने आप को थोड़ा कमजोर पाते हैं या जहां लगता है वो चीज हमें समझ में नहीं आ रही। एक कर लेंगे ना? क्या मुश्किल है? बिल्कुल कोई मुश्किल नहीं है। फिर आपको प्रतिदिन, मैंने कई बार बताया है, फिर उसी चीज को बता रहा हूं कि प्रतिदिन आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। जो मंथली मैगजीन आती हैं उनको देखना है। देखना मतलब, मैंने देखना कह दिया तो देखने का मतलब ये ना कहना कि देखना, सबने कहा देखना तो देखते रहे। देखना मतलब उसको देखकर पढ़ना है। मैं इसलिए बोल देता हूं कि कभी कभी क्या अर्थ का क्या ना होने लगे, अनर्थ न होने लगे। तो आपको क्या करना है, मैगजीन को भी पढ़ना है, उसको समझना है। आपने डायरी बनाने की बात मैंने आपसे कर ही दी कि आप सबको डायरी बना लेना है।
उस डायरी में बेटा पर डे क्या करते जाइए, पर डे के हिसाब से लिखते जाइए। भले आपको 3 साल बाद परीक्षा देना हो, 4 साल बाद परीक्षा देना हो, अभी से आप ये सब करना शुरू कर दीजिए। आदर्श समझ रहे हैं? अभी से आपको क्या करना है, डायरी बनाना शुरू करना है, नियमित रूप से अभ्यास कर। जानते हैं कि मैं उस दिन भी आपको न्यूज़पेपर पढ़ने की सलाह दूंगा जिस दिन आप यूपीएससी के साक्षात्कार में जाएंगे, तब भी मैं आपको सलाह दूंगा कि आप पेपर पढ़कर जाएंगे। भले 9 बजे से साक्षात्कार के लिए बुलाया गया है, आपको 7 बजे उस जगह से निकलना है जहां आप रुके हुए हैं, साक्षात्कार के लिए जा रहे हैं, तो आपसे कहा जाएगा कि आप क्या पढ़ के जाएं, क्या पढ़ के जाएं, न्यूज़पेपर पढ़ के जाएं। क्योंकि साक्षात्कार में कभी कभी पूछ देते हैं, हाँ भाई आज की खबर क्या है, पेपर में क्या दिया है, और अगर आपने पेपर नहीं पढ़ा तो आपके खिलाफ हो जाता, निगेटिव हो जाता है। ठीक है, तो न्यूज़पेपर कितना जरूरी है पढ़ना। हाँ, मैं ये कहूंगा कि जो टेलीविजन में ये बहस आती हैं, ये बहस बिल्कुल न सुनिए आप, इस बहस से बिल्कुल दूर रहिए। ये जितना कचरा मस्तिष्क में फैलाती है बहस, आप कल्पना नहीं कर सकते। मैंने बताया था आपको कि मैं 3 साल से मैंने टेलीविजन नहीं खोला है, और मुझे कोई, मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मेरे नॉलेज में कोई कमी है, मैं उतना ही अपडेट हूं। कभी आपको देखना है, न्यूज चैनल देखना है तो एक हिस्ट्री चैनल आता है, एक ज्योग्राफिकल चैनल आता है, इनको आप देख लीजिए, इनसे आपका नॉलेज बढ़ता है। लेकिन अनावश्यक चीजें ना देखिए। एक बार दिन भर में चाहें तो न्यूज सुन लें, पेपर देख लें, पेपर पढ़ लें। इस तरह से आपको क्या रहना है, अपडेट रहना है। ठीक है ना? तो ये बातें आपको समझ में आ रही हैं। यूपीएससी की तैयारी आपको कैसे करना समझ में आ रही है आपको? चलिए, बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रही है। मैंने अभी आपसे कहा कि और कुछ और चीज मैं आपको बता रहा हूं कि आप प्रश्न पूछने की आदत विकसित करें। प्रश्न पूछने में किसी प्रकार का संकोच न करें। जो विषय आप पढ़ रहे हैं उस विषय से संबंधित टीचर से, आपके घर में अगर आपके गार्जियन बता सकते हैं उनसे, या कोई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं घटित हो रही हैं उनसे जरूर क्या करें, प्रश्न करें। जैसे अभी मैं अब यहां जब बैठा था, मैं लगभग 6 बजे से मेरी क्लास है, लेकिन लगभग मैं 5 बजे यहां आ जाता हूं। आप लोग 5:30 बजे से आना शुरू करते हैं, मैं 5 बजे आ जाता हूं। तो अभी एक विद्यार्थी ने, इसी क्लास के एक विद्यार्थी ने, जिनका नाम प्रांजल है, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया कि सर परवेज मुशर्रफ कौन थे, परवेज मुशर्रफ कौन थे? तो मैंने कहा कि वो कौन नहीं थे, वो कौन हैं, और अभी वो गंभीर रूप से अस्वस्थ हैं। आज की तारीख में तो हैं, कल क्या होगा पता नहीं। लेकिन इससे क्या हुआ, इससे ये पता चला कि प्रश्न पूछने की क्या हो रही है, आदत हो रही है। अब मैं ऐसे ही प्रश्न पूछने की आदत, फिर मैंने उनके प्रश्नों का उत्तर दिया, उनको बताया, उनको बात समझ में आ गई। मैं बोलने लगा कि वो पहले पाकिस्तान के सेनापति थे, उनको लगने लगा अरे वो तो प्रधानमंत्री थे या राष्ट्रपति थे, तो मैंने कहा राष्ट्रपति वो बाद में बने, पहले थोड़ा धैर्य से क्या करिए, सुनिए। तो अब मैं एक चीज और कहूंगा, जब आप किसी से प्रश्न करें तो प्रश्न को पहले धैर्यपूर्वक सुने, और सुनने के बाद अगर कोई चीज आपको समझ में नहीं आती तब आप क्या करें, प्रश्न जरूर करें। तो आप प्रश्न पूछने की क्या डालें, आदत डालें, और जितना ज्यादा प्रश्न पूछने की आदत डालेंगे उतनी ही जानकारी आपको मिलेगी। ये नहीं कि जो चीज जानते हैं उसके लिए पूछते रहे, जो चीज जानते हैं उसके लिए बिल्कुल नहीं पूछना, लेकिन जो नहीं जानते उसके लिए पूछें, क्योंकि जो चीज जानते हैं उसको पूछेंगे तो आप ही का समय क्या होगा, व्यस्त होगा। ठीक है? फिर अगली बात बहुत महत्वपूर्ण है कि स्वयं से भी प्रश्न करें।
हमें खुद से भी क्या करना है, प्रश्न करना है कि हम अभी तक जो पढ़ रहे हैं वो कहां तक पहुंचे हैं, कौन सी चीज हमें समझ में नहीं आ रही तो क्यों नहीं आ रही, हम कहां अपने आप को कम पा रहे हैं। ठीक है। और जब आप पढ़ाई कर रहे होंगे तो आपके मॉक टेस्ट भी होते रहना जरूरी है। मॉक टेस्ट होते रहेंगे, जो टेस्ट होते रहेंगे उस टेस्ट में आपको अपने आप को प्रदर्शित करने का अवसर प्राप्त होगा, अपने आप को जान समझ पाएंगे। लेकिन याद रखिए, जो मॉक टेस्ट हो, याद रखें, जो भी मॉक टेस्ट हो, उन प्रश्नों का स्तर वही होना चाहिए जो स्तर यूपीएससी या पीएससी का है। उस स्तर के क्या होने चाहिए, मॉक टेस्ट होने चाहिए। और मॉक टेस्ट में जो भाग आपको कमजोर लगता है फिर से उस पर ध्यान दें। तो अपने से प्रश्न पूछने की क्या डालें, आदत डालें। जितना आप अपने से प्रश्न पूछने की क्या डालेंगे, आदत डालेंगे, उतना ही ज्यादा जानते जाएंगे, समझते जाएंगे। है ना बेटा? ठीक है। तो क्या करना है, स्वयं से प्रश्न करना है। ये तो तय है कि आपको अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना ही रहना है। और याद रखिए कि जब आप पढ़ने बैठ रहे हैं तो ज्यादा से ज्यादा कंटिन्यू लगभग 40-45 मिनट आप क्या कर पाएंगे, पढ़ पाएंगे। 45 मिनट के बाद आपका ब्रेन क्या चाहता है, थोड़ा रेस्ट चाहता है, विराम चाहता है। ये जो लोग कई बार क्या करते हैं, हम सर 8 घंटे पढ़ रहे हैं, हम 9 घंटे पढ़ रहे हैं, हम 10 घंटे पढ़ रहे हैं। अरे क्या पढ़ रहे हो तुम 10 घंटे, क्या पढ़ रहे हो 9 घंटे? कुछ नहीं होता। तो 45 मिनट के बाद, 40-45 मिनट के बाद आप अपने मस्तिष्क को कुछ समय क्या दें, विराम दें। अपनी टेबल से उठ जाएं, थोड़ी घूमने लगें। और घूमने के साथ साथ अगर आपके घर के बाहर कोई पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उनको देखें। ठीक है ना? कोई है बाहर, उनसे थोड़ी बात कर लें। जैसे यहां मैं खड़ा हूं तो भले इस जगह की उस तरफ पीपल का पेड़ होता है, और इतना सुंदर पीपल का पेड़ है। आप कभी खिड़की में खड़े होकर कभी थोड़ा 1 मिनट के लिए देखिएगा, आपको कितनी सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। तो आप 40-45 मिनट बाद, भाई ये नहीं कह रहा पेड़ खोदते कहें, सर ने कहा तो पेड़ खोदना, अपने घर के पास पेड़ नहीं है, बाहर पेड़ नहीं है, पेड़ खोदते कर रहे हैं, मैं ऐसा नहीं कह रहा। मैं तो कह रहा हूं कि अगर आसपास कोई चीज है तो अपना ध्यान क्या करें, थोड़ा डाइवर्ट करें। ठीक है? फिर आ जाए, बैठ जाए। और पूरे दिन नहीं, फिर मैं कहूंगा, पूरे दिन आपको एक ही पेपर नहीं पढ़ना है, एक ही विषय नहीं पढ़ना है। 2-3 पीरियड आप एक पेपर पढ़ लीजिए, फिर दूसरा पेपर पढ़ लीजिए। ठीक है ना? ब्रेन को रिलैक्स करना जरूरी है, आराम देना जरूरी है। इसके लिए आपके घर का भी वातावरण थोड़ा सही होना जरूरी है। घर में कलह का वातावरण ना हो, ज्यादा शोर शराबा ना हो, ये भी थोड़ा देखना जरूरी है। और बेटा लोग, एक काम बहुत ज्यादा करना है, वो करना है कि अपने गुस्से पर क्या करना है, कंट्रोल करना। और टेबल में जो खाना आ जाए वो आपको बिना किसी ज्यादा अवरोध के क्या करना है, खा लेना। मैं आपको बिल्कुल अपने घर की घटना बता रहा हूं। मैं भी ऐसा करता था जब मैं खुद पढ़ाई कर रहा था। मेरे ब्रदर जो इस समय बड़े पदों पर है, वो जब करते थे, जिनका मैं भी नाम ले रहा था, मुझे आज तक याद है कि उनकी टेबल पर जो खाना रख दिया जाता था, तो जब खाते थे तो पढ़ाई कर रहे होते थे, खा रहे होते थे। ऐसा था, आदत ऐसी थी। हालांकि मैं उसको ठीक नहीं मानता, लेकिन थी आदत। तो जब वो खा चुके होते थे और अगर मैं पूछता था कि तुमने क्या खाया, तो उसे याद नहीं था क्या खाया मैंने, क्योंकि ध्यान कहां है, पढ़ाई पर है।
ठीक है, तो ये बताकर मैं केवल ये बताना चाहता हूं कि आपका लक्ष्य तो क्या है, दूसरा है ना। तो आपका लक्ष्य दूसरा है, तो आप अपना ध्यान इन छोटी छोटी चीजों पर क्यों दे रहे हैं। वैसे भी आपकी मम्मी, आपके घर में जो लोग होंगे, आपके खाने का ध्यान रखेंगे, खाना सही देंगे। और कभी कभी अगर लौकी की सब्जी दे देते हैं, अच्छा खाइए, अरे बहुत बढ़िया, कभी कभी लौकी की सब्जी दे दें, तरोई की सब्जी दे दें, तो भी खा लेना है। क्यों खा लेना है? क्योंकि जानते हैं लौकी और तरोई की सब्जी तो आंखों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। उससे आपकी आंखों की रोशनी बहुत ज्यादा बढ़ती है, ठीक है, और आपका पेट भी हल्का रहता है। रोज रोज आपको नहीं खाना, मैं कभी नहीं सलाह दूंगा कि आपको रोज रोज खाना, कहेंगे सर अभी से आप हमें, लेकिन फिर भी खाना हल्का करें, ठीक है। और खाने, और दूसरा बेटा, जो खाने के टेबल पर आके आप खाना खा लें, खाने में गुस्सा ना हो। एक दिन मुझे खाने पर पूरा बोलना है, पूरा समय मुझे खाने पर देना है, भोजन पर देना है आपको। भोजन की आदत कैसे होना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, ये सब मैं आपको बताने वाला हूं। सुनेंगे ना? और कोशिश करें, प्रयास करें कि अपने गुस्से पर नियंत्रण रखें, गुस्सा कम करें। गुस्से की आदत कैसे कम कर सकते हैं मैं बता चुका हूं, लेकिन एक दिन ही बताया था। मैं सोचता हूं कि उसको थोड़ी अभ्यास आपको करा दूं और आपका गुस्सा धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। गुस्सा, किस बात का गुस्सा? सब कुछ तो है हमारे पास, हम गुस्सा क्यों करें? टेबल में हमारे खाना आ रहा है, पढ़ने के लिए हमारे पास किताबें आ रही हैं, मम्मी पापा हमारे लिए हर सामान खरीद कर ला रहे हैं, फिर किस बात का गुस्सा? और गुस्से का बहुत कुछ संबंध हमारे खुद के मन से होता है। हम चाहें तो गुस्सा हो, चाहें तो ना हो। मैं बताऊंगा कैसे गुस्से पर नियंत्रण करना, धीरे धीरे मैं पूरा बता दूंगा, ठीक है। क्यों पुष्कर बेटा? अब जो है देखिए क्या है कि जब आप अपनी पढ़ाई कर रहे होते हैं तो पर डे याद रखिए कि घर में बैठ करके अपनी मम्मी से, अपने पापा से, अपने दादा से, अपनी दादी से या भाई बहनों से, जो भी आपके घर में मौजूद हैं, थोड़ा बैठ करके हंसी मजाक की बात करें। हंसी मजाक मतलब हमेशा हंसी मजाक की नहीं, लेकिन एक सामान्य चर्चा करें। आपकी कोई प्रॉब्लम है उन पर चर्चा करें। प्रतीक, घर में बैठ के क्या करना है? मम्मी पापा से गुस्सा नहीं होना, मम्मी पापा से बैठ के बात करना है। रोज समय निकाल करके आप क्या करिए बेटा, क्या करिए, थोड़ा बात करिए। पापा अगर मूड में नहीं है बात करने के तो उनका मूड तैयार करिए, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। अरे पापा बात करना है, मैं बात करूं ना हमसे, पापा से बिल्कुल मत डरिए। आप में से कोई भी, मैं कह रहा हूं, लाइव कह रहा हूं कि आप में से किसी को पापा से डरना नहीं है, पापा का रिस्पेक्ट करना है। पापा से क्या नहीं करना, डरना नहीं है। जब हम डरते हैं तो हम पापा से हर बात को शेयर नहीं कर पाते जो हमें शेयर करने चाहिए। तो पापा के प्रति अपने मन में विश्वास अर्जित करिए और आपके प्रति पापा के मन में भी क्या हो, विश्वास हो। रिस्पेक्ट करें, आदर करें, सम्मान करें। हो सकता है कि आप में से कुछ विद्यार्थी पापा की जगह मम्मी से डरते हैं। अच्छा, मम्मी से कोई नहीं डरता, क्या बात है। अच्छा चलिए, एक हाथ उठा है केवल, लेकिन ये भी सही है। इससे ये समझ में आ रहा है कि जो मैं बार बार कहता हूं कि मां इस धरती पर ईश्वर का साक्षात प्रतिरूप है। अगर आपको ईश्वर देखना है तो किसमें देखें, मां में देखें। तो मेरी बात बिल्कुल सही है, पापा भी ईश्वर से कम नहीं है, लेकिन पापा से प्रायः बच्चे दूरी इसलिए बना के रखते हैं थोड़ा
क्योंकि माँ से निकट तो बच्चे का कोई हो ही नहीं सकता, माँ का स्थान कोई ले ही नहीं सकता। लेकिन आप इस चीज को समझिए कि आपके पापा जी आपको माँ से कम नहीं मानते, कम नहीं प्यार करते, कम नहीं स्नेह करते, उतना ही चाहते हैं। वो बात अलग है जो क्या नहीं कर पाते, कभी कभी बता नहीं पाते। ठीक है, तो पापा से दोस्ती करें, उनसे डरे नहीं, उनसे बात करें और उनके प्रति सम्मान का क्या रखें बेटा, भाव रखें। ठीक है ना। तो ये कुछ चीजें कुछ थी जो किसी भी प्रतियोगी परीक्षा के लिए क्या है, जरूरी है। हाँ, धैर्य बना के रखें। क्या रखें? धैर्य बना के रखें। बेटा जी, मैंने आज आपको ये बताया कि आपको कैसे तैयारी करना है। समय बीत गया, मैंने आपको विराम नहीं दिया बीच में, और आपने विराम मांगा भी नहीं। आप बहुत मनोयोग से मेरी क्लास, मेरी बातें क्या करते रहे, सुनते रहे। आपकी एटलांटिस की बात रह गई, मैं उसको समझाऊंगा पूरा। ठीक है। और आप लोगों ने चूंकि मुझे कल उत्तर नहीं दिया था कि आपके गार्जियन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, तो मैंने जो है कल अभी ना बुलाने का निर्णय किया है। कल नहीं बुला रहा हूं, क्योंकि पहले से सूचना करना पड़ता है, 2 दिन 3 दिन पहले। मैं अगले संडे को देखता हूं। मैं चाहता था कि आप मुझे कल बता देते तो मैं बुला लेता। अब मैं अगले संडे को रखूंगा। ठीक है, अगले संडे को गार्जियन को रखूंगा, या बीच में अगर कोई उनको समय मिलेगा तो मैं बीच में क्या करूंगा, बुला लूंगा। ठीक है। अच्छा, हाथ उठाइए, कितने लोगों ने बात की है? कितने लोगों ने बात कर ली है और आने को क्या है, तैयार हैं कल? चलिए ठीक है, पुष्कर हाथ नीचे कर लीजिए आप, मुझे समझ में आ गया। अब मैं बीच में किसी दिन बुला रहा हूं। ठीक है। कल का मैंने क्या किया कि चूंकि पहले से तय नहीं था, कल का तय नहीं था मेरा, तो कोई प्रॉब्लम होगी क्या? नाराज होंगे क्या गार्जियन के नहीं बुला रहे? ऐसा तो नहीं है ना। ठीक है। और याद रखिए, अगर आपके गार्जियन कल आने को तैयार हैं तो मुझे शाम तक आप लोग जो ग्रुप पड़ा है बेटा, घर जाकर जो ग्रुप पड़ा है उस ग्रुप में सूचित कर दीजिए। मैं यहाँ 9 बजे से उनको आमंत्रित कर रहा हूँ। कितने बजे से? 9 बजे से आमंत्रित कर रहा हूँ। 9 से 11 के बीच यहाँ रहेंगे और मम्मी पापा दोनों आमंत्रित हैं। सब मेरे बच्चे हैं, सब मेरी बहुएं हैं। मैं उनको यहाँ क्या कर रहा हूँ, आमंत्रित कर रहा हूँ। वो आए। जब आप लोगों ने बात कर ली है, आप लोगों ने गार्जियन से बात कर ली, मुझे बता रहे हैं कि आपके गार्जियन आने को तैयार हैं, तो मेरे लिए इससे खुशी की बात क्या हो सकती है। तो मैं यहाँ 9 बजे उनको क्या कर रहा हूँ, इसी जगह पर आमंत्रित कर रहा हूँ। आए हो, मम्मी आए, पापा जी आए, थोड़ा उनसे भी बातचीत होगी, उनसे भी चर्चा होगी, मुझे बहुत खुशी होगी और मम्मी पापा को भी खुशी होगी। ठीक है। और मैं यहाँ चूंकि लाइव हूँ तो मैं उन गार्जियन को भी कहता हूँ जिनके बच्चे नहीं आ रहे, वो गार्जियन भी यहाँ आए और सुने कि मुझे उनसे क्या बात करनी है। उसके 2 पक्ष हैं। एक, उनके स्वयं के संबंध कैसे, छोटी छोटी चीजें हैं, उनको कैसे ठीक कर सकते हैं, और दूसरा, बच्चों के साथ उनके व्यवहार कैसे होने चाहिए, ये भी बताना है। दोनों चीजें बताऊंगा। ठीक है ना। तो कल कितने बजे आमंत्रित हैं? 9 बजे आमंत्रित। इसी जगह बता दीजिएगा जिनके मम्मी पापा यहाँ नहीं आए कि वहाँ AC की व्यवस्था नहीं है, पंखा है और भी लाइट चली जाती है कभी कभी, लेकिन फिर भी जब आप बैठ सकते हैं 1.25 घंटे बगैर लाइट के, तो आपके मम्मी पापा भी क्या, हाँ मेरे ठीक है। तो कल मिलते हैं आपके मम्मी पापा से, आते हैं उनसे बात करते हैं। ठीक है। और चलिए बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद फिर से। और अब आप लोग जो हैं
ध्यान करेंगे। ठीक है बेटा।